हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सेंटर में। तो इस वीडियो में जैसे कि हम आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जो है आपका समुच्चय, इसका मैं बेसिक जानकारी देने के साथ साथ मैं आपको प्रश्नावली 1.1 का जो है आपको सभी क्वेश्चन को हल करने के लिए भी आपको आसान तरीका बता दूंगा, जिससे आप जो है से कि प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन जो है आप खुद से कर सकते हो। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि हम इस वीडियो में समुच्चय के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे और प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन है इसके बारे में भी अच्छे तरीके से हम चर्चा करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले जो बताने वाला हूँ वह है समुच्चय के बारे में, यानी कि समुच्चय क्या होता है। उसके बाद जो है कि हम आपको प्रश्नावली 1.1 जो है आपको इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ये सभी चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा, जो चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा वो सभी चीज़ जो है आपको प्रश्नावली 1.1 में जो है कि आपको क्वेश्चन के माध्यम से उन सभी क्वेश्चन को क्या करना है कि समझना है। यह सेम चीज़ है वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में भी मिलेगा। तो अगर आप इसको समझ लेते हो तो क्वेश्चन तो यूँ चुटकियों में आप भी हल कर सकते हो। ओके, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम समुच्चय को बताने के साथ साथ यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में क्यों अध्ययन किया हूँ, क्योंकि देखो इस प्रश्नावली को अगर आप समझ ले तो अभी तो आपको जो है कि प्रश्नावली 1.1 से लेकर 1.6 तक आपको क्वेश्चन को हल करने में बिल्कुल आसान होगा। इसीलिए मैं आपको यह बेसिक जानकारी जो है इसी वीडियो के माध्यम से दे दिया जा रहा है। ओके, तो देखो, सबसे पहले जो समझेंगे वह समुच्चय क्या है। तो यहाँ पे देखो, इन सभी को समझने के लिए परिभाषा भी है। अगर आपको परिभाषा से नहीं समझ में आता है तो आपके लिए कुछ एग्जाम्पल भी लिया गया है। इस एग्जाम्पल के मदद से भी आपको सभी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से समझा देंगे हम। ओके, तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि समुच्चय क्या है। तो देखो, इसका परिभाषा होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। संग्रह व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। यहाँ पे अभी परिभाषा आपको नहीं समझ में आया है, अब मैं आपको समझाते हैं। देखो, इस परिभाषा में बोला जा रहा है कि वस्तुओं के अनुसार वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब बात करते हैं कि वस्तुओं के अनुसार जो सुपरिभाषित जो संग्रह होगा वह क्या होगा। तो समझो, देखो, जैसे में आपके पास कोई वर्ड आया या फिर आपने किसी क्वेश्चन को मान लिया जाए हल किया है, वह क्वेश्चन को आपने हल किया है जिसका आंसर मान लिया जाए 1 और 2 आया है। x और y का मान आया है मान लिया जाए 1 और 2। ठीक, यही चीज़ आप जो है से कि किसी दूसरे व्यक्ति से हल कराते हो या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से आप हल कराते हो। अगर आपका सेम आंसर आता है तो वह सुपरिभाषित संग्रह होगा, यानी कि वह जो है व्यक्तियों के अनुसार ना बदलेगा, वह सुपरिभाषित होगा। और जो व्यक्तियों के अनुसार बदल जाएगा, आपने x का y का मान निकाला, वही x का y का मान ना निकले जो आपने हल कराया उससे, तो वह जैसे कि क्या होगा कि सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा, क्योंकि संग्रह जो है व्यक्तियों के अनुसार वह बदल रहा है। तो आपको अच्छे तरीके से यह जो है परिभाषा समझ में आ गया है तो अच्छी की बात है। नहीं समझ में आया है तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, इसके मदद से हम आपको समझाते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो यहाँ पे एग्जाम्पल है वह है 10 से कम विषम परकीर्त संख्या। देखो, 10 से कम विषम परकीर्त संख्या कौन कौन सा होता है। तो देखो, संख्या जो होगा वह 1 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। यही सभी संख्या जो है विषम संख्या है और 10 से कम है। अब बात कर लेते हैं कि यह संख्या जो है
क्या सुपरिभाषित है, यानी कि यह जो समुच्चय में जो इसकी सुपरिभाषित संग्रह होगा, ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखो यह चीज को आप किसी भी व्यक्ति से पूछोगे, यह चीज को आप किसी भी लड़का या लड़की किसी भी व्यक्ति से पूछोगे, तो अगर आपका सेम आंसर यही देता है तो यानी कि यह सुपरिभाषित संग्रह होता है। अगर ये चीज आपको नहीं बताता है तो वह सुपरिभाषित संग्रह नहीं होता है। तो इस चीज को आप जो है किसी भी व्यक्ति से पूछोगे कि 1 3 5 9 जो 7 9 जो है वह 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, तो वह बोलेगा कि हाँ, तो यानी कि यह सुपरिभाषित है, यानी कि यह क्या चीज है, तो यह समुच्चय है। क्या चीज है, तो यह समुच्चय है। तो आपने समझ लिया कि समुच्चय हम किसको कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखो, नहीं समझ में आया है तो यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है। यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया होगा कि विषम से कम, देखो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या जो है समुच्चय हो गया। अब देखो इसी में आएगा कि समुच्चय कौन सा नहीं है, ये भी तो समझना जरूरी है। तो अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल है 10 सबसे अच्छे अभिनेता का नाम लिखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 10 सबसे अच्छे अभिनेता का नाम लिखो। तो देखो आपके अनुसार जो है कि आपको समझ में आ रहा है कि हमारे को जो अभिनेता का नाम अच्छा लगेगा, जो मुझको पसंद आएगा, उसका मैं नाम लिखूंगा, 10 अभिनेता का नाम। और किसी व्यक्ति से और अगर नाम वही नाम अभिनेता 10 अभिनेता का सबसे अच्छे अभिनेता का नाम लिखाते हो, उसके अनुसार जो है कोई और जो है अभिनेता का नाम आएगा। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है आपने किसी और व्यक्ति का चुन रखा है अभिनेता के रूप में, और वो जो व्यक्ति है वह किसी और व्यक्ति को चुन रखा है अभिनेता के रूप में, तो वह जो है समुच्चय जो है क्या होगा, सुपरिभाषित नहीं होगा, यानी कि समुच्चय नहीं होगा। यानी कि ये जो आपका दूसरा एग्जाम्पल है वह क्या हुआ, समुच्चय नहीं है। यहाँ लिख देते हैं समुच्चय नहीं है, ये हमारा समुच्चय नहीं है। इसके बाद देखो अगला एग्जाम्पल है कि संख्या 12 का अभाज्य गुणनखंड करें। यहाँ पे देखो संख्या 12 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखो अब कर लेते हैं संख्या 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 12 का जैसे कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे फिर 2 से लगाएंगे तो 3 होगा। अब दिखा इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 आ गया। तो इन दोनों को एक बार हम लिखेंगे 2 गुणे 3 लिखेंगे, यानी कि हमारे पास जो है कि 12 का अभाज्य गुणनखंड जो आया है वह कितना आया है, 2 गुणे 3। यह हमारा क्या आया है, हमारा 12 का अभाज्य गुणनखंड। यही चीज आप किसी और व्यक्ति से अभाज्य गुणनखंड कराते हो तो यही आंसर आता है, तो आप समझ लो वह समुच्चय है। तो आप किसी भी व्यक्ति से आप इसका अभाज्य गुणनखंड कराओ, इसका आंसर जो है कि यही आने वाला है, तो यानी कि यह जो है क्या है, समुच्चय है। अगला एग्जांपल देखो, समीकरण x² बराबर 9 का हल करें। यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है जो कि है कितना, x² बराबर 9 है। इसका क्या करना है कि हल करना है। तो चलो हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस में अंडर रूट का 9। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस का अंडर रूट में 3 आ जाएगा, जिसको आप जो है कि इस प्रकार से लिख सकते हो √3, उसके बाद माइनस में √3। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन आपको मैं कहूँगा कि इस प्रकार से ही लिखना अच्छा होगा। अब देखो यहाँ पे यह सुपरिभाषित यानी कि यह समुच्चय है या समुच्चय नहीं है, इसके बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। तो देखो आप किसी भी व्यक्ति से इसको हल करो तो आंसर इसका क्या आएगा, माइनस प्लस का अंडर रूट में 3, यानी कि यह क्या चीज है, हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल जो है वह हमारा सुपरिभाषित
है, यानी कि समुच्चय जो है से कि है। अगला हमारे पास एग्जाम्पल है, वह बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वह है दुनिया के 3 सबसे प्यारा जानवर का नाम लिखिए। आपको यह एग्जाम्पल नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से समझो। यहाँ पे एग्जाम्पल है दुनिया के 3 सबसे प्यारा जानवर का नाम लिखना है। अब देखो हमारे अनुसार जो प्यारा जानवर होगा, मेरे अनुसार तो मान लिया जाए कि मैं एक कुत्ता मान लेता हूँ, एक चूहा और एक मैं गाय मान लेता हूँ। यह मेरे अनुसार जो है सबसे प्यारा जानवर है। क्या समझ लो, मेरे अनुसार जो है यह बिल्कुल प्यारा जानवर है। चूहा और डॉग और काऊ जो है मेरे पास जो है कि बहुत ही प्यारा जानवर है। आपके अनुसार कुछ और हो सकता है, जैसे मैं आपके अनुसार बिल्ली हो गया, चूहा हो गया और कुछ और घोड़ा हो गया, ये सभी चीज हो गया और हो गया, कुछ भी हो सकता है इसमें प्यारा जानवर आपके अनुसार। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यह जो समुच्चय जो है यह क्या चीज है, सुपरिभाषित नहीं, यानी कि समुच्चय इसको हम नहीं कहेंगे। ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट एग्जाम्पल 5वां जो है, इसको हम क्या कर सकते हैं, समुच्चय नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे समुच्चय के बारे में अच्छे तरीके से क्या हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। तो ये जो समुच्चय मैं आपको बताया हूँ अच्छे तरीके से, यह चीज जो है आपको प्रश्नावली 1.1 से लेकर आपको प्रश्नावली 1.6 तक आपको काम आने वाला है। तो आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ वह है समुच्चय का निर्माण रूप है। तो अब हम बात करेंगे रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप के बारे में, जो कि समुच्चय निरूपण का यह दोनों भाग है। तो एक एक करके यह दोनों चीजों के हम आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो सबसे पहला जो है वह है रोस्टर रूप, तो इसको समझते हैं। इसके बाद जो है समुच्चय निर्माण रूप के बारे में हम आपको समझाऊंगा। तो देखो इसका परिभाषा क्या होता है, रोस्टर रूप का परिभाषा सबसे पहले मैं आपको पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखो इसका परिभाषा है, समुच्चय के अवयवों की सूची बनाकर उन्हें मंझले कोष्ठक में कोमा लगा लगा कर लिखा जाता है। यहाँ पे फिर से देखो, अवयवों की सूची में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। उसके बाद है अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। अब मैं आपको इन सभी के बारे में अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो परिभाषा कहता है कि समुच्चय के अवयवों की सूची बनाकर उन्हें मंझले कोष्ठक में लिखना है। तो देखो मंझले कोष्ठक में लिखना है और कोमा लगा लगा कर लिखना है। तो देखो मंझला कोष्ठक इस प्रकार का होता है और कोमा जो है कि इस प्रकार का होता है। यह दोनों चीज़ों जो है आपको साथ में ही लिखना है। किस प्रकार से लिखना है, तो देखो मैं आपको अब इसके बारे में समझाते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल लिया था, जो कि पहला एग्जाम्पल था 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। जो संख्या क्या क्या था, वह संख्या था वह कौन कौन सा था, तो वह 1 था, 3 था, 5 था, 7 था और 9 था। यही क्या था, संख्या था जो कि 10 से विषम प्राकृत संख्या कम होता है। ओके, तो आप देखो यहाँ पे देखो बोला जा रहा है समुच्चय के अवयवों की सूची बना कर जैसे कि उन्हें मंझले कोष्ठक में जैसे कि कोमा लगा कर लिखना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये तो हमारे पास क्या है, कौन सा संख्या है, तो प्राकृत संख्या है। कौन कौन सा, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, यही सभी हमारे पास प्राकृत संख्या। अब देखो यहाँ पे नहीं तो इसमें कोमा लगल है और नहीं कोष्ठक लगल है। इसको हम अगर हमको इसको रोस्टर रूप में, ये तो हमारे पास पता है कौन सा संख्या है, प्राकृत संख्या है। अगर हमें जो इसको रोस्टर रूप में लिखना है तो हमें इसके लिए क्या क्या काम करना होगा,
तो वह पहला चीज है कोष्टक लगाना होगा और इसके साथ जैसे कि कोमा लगाना होगा। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे मंझला कोष्टक और उसके बाद जैसे कि हम इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, कोमा लगा कर लिखेंगे। जैसे में 1 हो गया तो इसके आगे कोमा लगा देंगे, 3 हो गया कोमा लगा दिए, 5 हो गया कोमा लगा दिए, 7 के आगे कोमा, 9 के आगे कोमा नहीं रहेगा और यह जैसे कि मंझले ब्रैकेट द्वारा जैसे कि यह क्या होगा कि फिर से यह बंद हो जाएगा। तो हमारा यह क्या चीज हो गया, तो यह हमारा समुच्चय हो गया। तो आपको ये चीज़ जो है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में जो है कि आया होगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अवयवों की सूची में किसी भी अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। एक मैंने एक एग्जाम्पल लिया था जो कि मैं आपको 12 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना बताया था, जो कि उसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया था, 12 का अभाज्य गुणनखंड फिर से मैं कह लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 से लाएंगे तो 6, फिर 2 से लाएंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। फिर हमारा आ गया 2 गुणे 3। तो मैं 2 का जैसे कि दोनों को 1 बना दिया था, 2 केवल बना दिया था, यहाँ पे 3 बना दिया था। इस प्रकार से मैं वहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे देखो यह परिभाषा के थ्रू बोला जा रहा है, यहाँ पे परिभाषा के द्वारा यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो है अवयवों की सूची में किसी भी अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास इसका गुणनखंड आया है 2 2 3, यानी कि कोई भी संख्या जो है उसको आप 2 बार मंझले कोष्टक में कोमा लगा कर नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे परिभाषा के द्वारा ही आपको बोल दिया जा रहा है। तो इसको आप लिखोगे किस प्रकार से, तो इसको आपको लिखना होगा कोष्ट लगा के, मंझले कोष्टक लगा के 2,3 लिखना होगा। यह हमारा क्या हुआ, यह एक रोस्टर रूप में व्यक्त हो गया। अब हमारे पास एक और है, वह है अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पे अवयव दिए गए हैं, जो अवयव यहाँ पे दिए गए हैं इसको आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यह परिभाषा ही या फिर इसको परिभाषा ही या फिर ये भी समझ लो कि यह कहता खुद से ही कहता रोस्टर रूप की आप जो है इसको किसी भी क्रम में लिख दो, सभी वाक्याची कहलाएंगे, तो रोस्टर रूप ही कहलाएंगे। यानी कि यह हमारे पास समुच्चय है। तो इसको आप जो है मंझले कोष्टक में लिखना चाहो तो 3 7 1 9 और 5 इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो। यह भी क्या चीज कहलाएगा, तो रोस्टर रूप ही कहलाएगा। तो आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से समझ में आया गया होगा कि रोस्टर रूप क्या होता है, और इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ। तो अब मैं आपको क्या सिखाऊंगा, तो वह है समुच्चय निर्माण रूप। इसके लिए भी आपको परिभाषा है, इसको भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका परिभाषा समुच्चय निर्माण रूप का जो होता है वह होता है इस विधि में मंझले कोष्टक में अवयवों के लिए x या कोई और संकेत लिखकर उनका गुण धर्म लिखा जाता है। देखो इसमें बोला जा रहा है, ध्यान से देखो, इसमें बोला जा रहा है ये जो आपका समुच्चय निर्माण रूप जो है इस विधि में जो है कि आप जैसे कि मंझले कोष्टक लगाने के साथ साथ अवयवों के लिए जो है कि आप क्या कर सकते हो, x या इसका और कोई जो है संकेत लिखकर, यानी कि उनका गुण धर्म लिखकर आप जो इसको दर्शा सकते हैं। यहाँ पे क्या था कि आप जो है इसे मंझले कोष्टक में लिखो कोमा लगा कर अवयव को, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अवयव है उसका जो है आपको x या फिर और कोई अपने मन से खुद से ही संकेत मानकर उसमें क्या करना है कि आपको लिखना है। तो देखो इसको मैं आपको समझाते हैं। यह हमारे पास संख्या है, कौन कौन सा संख्या था, वह था 1 था,
1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये हमारे पास कौन सा संख्या है? तो प्रकृत संख्या है। तो इस विधि में क्या कहा जा रहा है? समुच्चय निर्माण रूप में कि आप जो इसको मंडलक कोष्टक लगाने के साथ साथ जो है आपको बताना है ये जो संख्या है किस रूप का है। तो आप इसको कैसे दर्शाएंगे, कैसे बताएंगे? तो देखो ये हमारे पास क्या है? संख्या है। कौन सा संख्या है? तो ये हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। यह हमारे पास प्रकृत संख्या जो कि एक विषम संख्या है। तो इसको अगर हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होगा, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे रोस्टर रूप में तो हमने इसको ऐसे लिखा, लेकिन समुच्चय निर्माण रूप में इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जैसे कि आपको मंझले कोष्टक लगाना है। क्या लगाना है? तो मंझला कोष्टक आपको सबसे पहले लगाना है। उसके बाद क्या करना है? एक्स लगाना है, या फिर इसका कोई परिभाषा कहता है कि अब अवयव के लिए एक्स या कोई और संकेत लिखकर अवयव जो यहाँ पे दिए गए हैं इसका एक्स या फिर और कोई संकेत मानकर, जैसे में एक्स है तो एक्स हम लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि कोमा लगाना है, ये वाला कोमा लगाना है जिसका नाम है सचिडेट। इस ये जो हमारे पास अनुपात का जो चिन्ह है इसका नाम है, इसका देखो इसका जो नाम है वह नाम है सचिडेट। इसका नाम जो है सचिडेट। कोमा में आपको मंझले कोष्ठक में एक्स या फिर कोई और गुणधर्म लिखने के साथ साथ आपको सचिडेट लगाना है। उसके बाद आपको बताना है कि एक्स या फिर वाई कोई भी संख्या हो वह कैसा संख्या है वह यहाँ पे लिखकर बताना है, जो कि यहाँ पर दर्शाया रोस्टर रूप में क्या होता है कि दर्शाया जाता है, लेकिन समुच्चय निर्माण के रूप में यहाँ पे बताया जाता है। जैसा मैं आपको एग्जाम्पल में बताया था कि यह 10 से कम प्रकृत संख्या है, तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि यह जैसे कि कौन सा संख्या है। तो यहाँ पे मंझला कोष्टक लगाएंगे एक्स, उसके बाद सचिडेट लगाएंगे। उसके बाद जो है कि हम बताएंगे एक्स हमने यहाँ पे माना तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स, एक जो है से कि एक जो है विषम प्रकृत क्या चाहिए? तो संख्या है। तो उसके बाद हमको मंझले कोष्टक के द्वारा इसको क्या करना है? तो बंद कर देना है। इसमें क्या करना है कि आपको ये जो संख्या यानी कि अवयव है ये आपको नहीं दर्शाना है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको इसके रूप को लिखना है कि आप कौन सा संख्या है। जैसे में यहाँ पे रहता 2, 4, 6, 8 इस तरह का अवयव रहे तो इसको क्या करना है कि आपको इसको बताना है कि कौन सा संख्या। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि एक सम प्रकृत संख्या है। तो यह हमारा हो गया समुच्चय निर्माण रूप, और ये जो अभी यहाँ पे यह रोस्टर रूप में है, अगर हम इसको लिख कर बताते हैं तो यह हमारा समुच्चय निर्माण रूप होता है। अब यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है कि अवयव है, अवयव नहीं है। अगर अवयव होगा तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाना है, जो कि आपको इसमें आपको क्वेश्चन करते समय आपको सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको इसको चिन्ह पता होना चाहिए। तो सचिडेट का जो चिन्ह होता है वह होता है इस प्रकार का, देखो कुछ इस प्रकार के इसका चिन्ह होता है। सचिडेट का जो चिन्ह होता है वह इस प्रकार का होता है, और अवयव नहीं होगा उसका जो चिन्ह होता है वह होता है इस प्रकार का, इस प्रकार का इसका चिन्ह होता है। ये चिन्ह जो है आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि ये जो चिन्ह है किसका है और ये जो चिन्ह है किसका है। देखो अवयव नहीं होगा उसका होगा डज नॉट बिलोंग्स टू, और जो अवयव होगा वो होगा बिलोंग्स टू, यानी कि जो अवयव है इसमें ये चिन्ह लगेगा, जो अवयव नहीं है उनमें ये चिन्ह लगेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समुच्चय निरूपण रूप क्या होता है, और इसमें जैसे कि रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप क्या करो कि एक वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का
नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।